हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण कौशल के क्वेश्चन आंसर की। तो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और हमारा जैसा कि मिशन है अब की बार सीटेट पार, तो अब की बार सीटेट पार होना चाहिए। तो जितने भी शिक्षण कौशल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा चैनल है द स्टडी अड्डा, पहले एक चैनल था जिस पर कि 2,500-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो चैनल यूट्यूब ने कर दिया है बंद। तो अब आपको जुड़ना है इस नए चैनल से। अब नए चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको इसको करना है सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से भी करवाना है, सभी से लाइक करवाएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करवा लें। तो चलिए पढ़ते हैं अपने टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि होंगे शिक्षण कौशल टीचिंग मेथड्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो टीचिंग मेथड है वो क्या है। तो बताइए शिक्षण विधि क्या है। शिक्षण विधि क्या है? शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान देने की विधि। तो हम शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, गारंटी 100%। पूरा टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बस मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, ये सही हो गया। हाँ, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान देने की विधि क्या कहलाती है? शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड कहलाती है। क्लियर है? तो किस तरह से नॉलेज दी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करिए, देखिए क्या होगा। प्राय युक्तियों को क्या मान लिया जाता है? प्राय युक्तियों को क्या मान लिया जाता है? तो परीक्षण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या शिक्षण विधि। युक्ति मतलब तरीका, तो सिखाने के तरीके को क्या मानते हैं? शिक्षण विधि। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रकारों का उपयोग होता है? पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रकारों का उपयोग होता है? 2, 3, 4 या 5? तो पाठ्य वस्तु को कितने प्रकारों से प्रस्तुत किया जा सकता है? 2 प्रकारों से। सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार से। दूसरा, आगमन विधि क्या है? इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का आंसर करिए। इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि क्या है? तो आगमन विधि क्या होती है? छात्रों को तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण करना। छात्रों को तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण करना, या विशिष्ट उदाहरण देकर सिद्ध करना, या वाक्य सिखाकर सिद्धांत निर्माण करना, या संश्लेषणात्मक परीक्षण करना। तो बताइए क्या है? आगमन विधि क्या है? आगमन विधि क्या होती है ये बताना है। आगमन विधि होती है छात्रों को तथ्य तथा घटनाओं का निरीक्षण करना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं? जांच या पुष्टि करने के लिए जब हम उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देने वाली विधि कौन सी होती है? वो होती है हमारी उदाहरण जिसमें दिए जाते हैं और फिर हम बाद में सूत्र प्रतिपादित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं निगमन विधि। एक होती है आगमन विधि, दूसरी होती है निगमन विधि। ठीक है। जब अब देखिए, किस विधि में विशिष्ट या सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन है कि उदाहरण द्वारा किस में किया जाता है? निगमन विधि में। उदाहरण द्वारा, फिर उसके बाद बालक खुद सूत्र का निगमन करते हैं। पहले उन्हें उदाहरण बताए जाते हैं और उससे बालक खुद से सूत्र का निगमन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं निगमन विधि। आगमन विधि में पहले सूत्र बता दिया जाता है, बाद में उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैथ में इनका प्रयोग होता है। अब जैसे किसी विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है, तो किसी विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त, फॉर्मल को कॉन्क्रीट बनाने का प्रयास किया जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? वो विधि क्या कहलाएगी? वो कहलाती है निगमन विधि। ये भी सेम चीज़ है, ये कहलाती है निगमन विधि। तो निगमन विधि आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट होती है आगमन विधि। वहाँ पे मूर्त को अमूर्त बनाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है।
ठीक है, और सूत्र से उदाहरण की ओर, निगमन विधि उदाहरण से सूत्र की ओर। 8वें में देखिए संश्लेषणात्मक विधि क्या है। संश्लेषणात्मक विधि क्या है? अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान देना, या वाक्य सिखाकर वर्ण बताए जाते हैं, संश्लेषण विधि का परीक्षण करना, या विशिष्ट उदाहरण द्वारा सिद्ध करना। तो संश्लेषण विधि क्या होती है? छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में बता करके फिर पूरी जो विषय वस्तु है या वस्तु है उसके बारे में बताना। तो इसमें पार्ट्स का ज्ञान दे करके फिर पूर्ण ज्ञान कराया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में क्या पूछा है? हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, यह किस विधि का उदाहरण है? हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, यह किस विधि का उदाहरण है? निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषणात्मक विधि या विश्लेषण विधि। तो अब वर्णमाला क्या है? वो छोटे छोटे भाग हैं, एक तरह से पूरी व्याकरण के छोटे छोटे भाग हैं। तो अंगों का ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। तो कौन सी विधि हो जाएगी? संश्लेषणात्मक विधि, सी ऑप्शन, संश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण विधि क्या है? पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाना, या वाक्य का परीक्षण करना, या वर्णमाला को सिखाना। तो विश्लेषण विधि क्या होती है? पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाना। जैसे संश्लेषण विधि में पहले छोटे छोटे शब्द और वर्ण सिखाते हैं, फिर वाक्य सिखाते हैं, तो वो इसके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, और विश्लेषण विधि में पहले वाक्य, बाद में उनके शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए, किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं? पूर्णता से अंगों की ओर, तो पूरे भाग से छोटे छोटे भाग की ओर, तो विश्लेषण विधि में ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, विश्लेषणात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 12 में मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? तो मूर्त वस्तुएं, शिक्षण का सूत्र, अमूर्त वस्तुएं या वस्तु विधि। तो ये क्या होता है? ये होता है शिक्षण का सूत्र, एक टीचिंग का तरीका है। ठीक है, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? अमूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं, शिक्षण का सूत्र या निगमन विधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है कि आपके पास जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, जिन्हें हम कहते हैं मूर्त वस्तुएं, तो प्रत्यक्ष चीज़ों से बालक आसानी से सीखता है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल तरीका है। ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? तो ज्ञान की शुरुआत के लिए कौन सी विधि की सहायता ली जाती है? 14 का क्या आंसर होगा? मूर्त वस्तुएं, दृष्टांत विधि, वस्तु विधि या शिक्षण विधि। तो शुरुआत किससे की जाती है? वस्तु विधि से, वस्तुओं को दिखा करके ज्ञान देना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है? तो वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है? निगमन विधि, आगमन विधि, शिक्षण विधि, दृष्टांत विधि। तो सब दूसरा स्वरूप है वस्तु विधि का दृष्टांत विधि, जिसमें कि उदाहरण दे करके किस्से कहानी इसमें सम्मिलित होते हैं। दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है? देखकर, सुनकर, या देख और सुनकर, या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टांत विधि में कैसे? देखकर, दृष्टांत माने देखकर, चीज़ों को देख करके सीखा जाता है। दृश्य एवं श्रव्य दृष्टांत, दृश्य एवं श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? चित्र, मानचित्र, चित्रपट या ये सभी। तो इसमें कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं? ये सभी। दृश्य श्रव्य सामग्री में चित्र भी आते हैं, चित्रपट भी आता है, मानचित्र भी आते हैं। जब बालक कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब किसी विधि का सहारा लिया जाता है। तो जब कुछ अनुमान लगाता है बालक, तो वो कौन सी विधि का सहारा लिया जाता है? इसका आंसर बताएंगे, 18वें का राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं कथन विधि का सहारा लिया जाता है ऐसे समय में। तो हम जब उसको थोड़ा थोड़ा उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो पूरा ज्ञान देने के लिए कथन विधि का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन 19,
किस विधि में छात्र अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं? किस विधि में छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं? वस्तु विधि, शिक्षण विधि, कथन विधि या दृष्टांत विधि? तो कौन सी विधि में जो है छात्रों को निष्क्रिय रहते हैं? वो है कथन विधि, जब केवल वो सुनने की क्रिया कर रहे होते हैं। कथन विधि की एक सहचारी विधि यानी उसके साथ की विधि के रूप में किस विधि को जाना जाता है? उसके साथ की कथन विधि की सहचारी है व्याख्या विधि। व्याख्यान लेक्चर मेथड को भी कथन विधि के सहचारी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। व्याख्यान विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में किया जा सकता है? तो व्याख्यान विधि का उपयोग उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है, क्योंकि बालकों का मानसिक स्तर थोड़ा सही होता है उस लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, हर्बर्ट ने कथन विधि को कितने प्रकार के स्टेप बताए हैं? कितने प्रकार के सोपान हर्बर्ट विधि में बताए हैं? सॉरी, कथन विधि में हर्बर्ट ने बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? इसमें 5 सोपान बताए हैं। कितने? 5। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? कथन विधि के सोपान है। 23 का आंसर हो जाएगा कथन विधि, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिद्धांत 5 सोपान बताए हैं, उनमें से 3 तो यही हो गए हैं। अब 24 में, प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? सुकरात ने, रूसो ने, जॉन डीवी ने या मॉन्टेसरी ने? तो कथन विधि को जो है सबसे, प्रश्नोत्तर विधि के जो प्रतिपादक हैं और जो इसके सबसे ज़्यादा समर्थक हैं वो है सुकरात, ऑप्शन ए सही है। तो सुकराती विधि किसको कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को। तो डी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 को देखिए, 25 क्वेश्चन हम कर चुके, 25 क्वेश्चन और करने हैं। बेहतरीन टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि आप इनसे बाहर शिक्षण कौशल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? सुनने वालों से, प्रश्न पूछने वालों से, ए और बी दोनों से। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुनने वाले और प्रश्न पूछने वाले दोनों से। शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? सक्रियता को। ठीक है, सक्रियता को। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? तो वर्तमान जो शिक्षण सिद्धांत हैं वह किस पर आधारित होते हैं? करके सीखने पर, बेसिक शिक्षा पर, प्रोजेक्ट विधि पर या प्रश्नोत्तर विधि पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वें का ए, करके सीखने पर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 29, किन शिक्षार्थियों ने बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को अधिक क्रियाशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया? रूसो, जॉन डीवी, मॉन्टेसरी या ये सभी? तो कौन से ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक क्रियाशील बनाने पर अधिक बल दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। ये सभी जो है बालकों की क्रियाशीलता पर बल देते हैं। सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 30, सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत आती है? सीखने की विधि, कथन विधि, शोध विधि या प्रोजेक्ट विधि? तो सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत आती है? सीखने की विधि के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सक्रिय विधि में कौन सी अन्य विधियां सम्मिलित हैं? तो सक्रिय विधि में कौन सी अन्य विधियां सम्मिलित हैं? तो शोध एवं योजना विधि, डाल्टन विधि, बेसिक शिक्षा, उपरोक्त विधि, तो कथन, और इसमें कौन सी जो है सक्रिय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। 32 देखिए, शोध विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो शोध विधि के प्रतिपादक कौन हैं? रूसो, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या मॉन्टेसरी? तो शोध विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने जो है खोज विधि के प्रतिपादक हैं ये। तो किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है? 33 का क्या सही आंसर होगा? तो शोध विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं खोजना, तो खोज विधि हो गई, उसी को शोध विधि, रिसर्च जो मेथड है वो भी कहा जाता है। 34 में देखिए, 34 क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर होगा? ड्यूबी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि
का अनुसंधान किया है। तो इन्होंने किस विधि का अनुसंधान किया है? वो उसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि का। जॉन डीवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन कौन सी विधि से संबंधित हैं? वो है प्रोजेक्ट विधि, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन योजना के जनक कौन हैं? तो डाल्टन योजना के जनक हैं, डाल्टन योजना किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग, हेलन पार्कस्ट, रूसो या ड्यूवी? इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो ये दी है पार्कस्टर, हेलन पार्कस्टर डाल्टन योजना के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किस विधि का आविष्कार किया गया? तो कक्षा शिक्षण के दोष दूर करने के लिए कौन सी विधि का आविष्कार किया गया था? कथन विधि का। ऑप्शन नंबर डाल्टन विधि का, डाल्टन विधि पार्कस्टर ने जो की थी इसका किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक कौन हैं? बेसिक शिक्षा के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी, इन्हें बेसिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। 38, बेसिक शिक्षा को किस अन्य विधि के नाम से जाना जाता है? तो बेसिक शिक्षा विधि का अन्य नाम क्या होता है? वर्धा योजना, वर्धा योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। बुनियादी तालीम और वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? सिद्धांत बताना है यहाँ पे, इसका नाम नहीं। तो ये बेसिक शिक्षा कहलाती है, वो इसका नाम है, बट ये किस सिद्धांत पर आधारित है? वो है हस्त कौशल शिक्षा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हस्त कौशल शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना या बुनियादी तालीम जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किस कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, दृष्टांत कौशल या व्याख्यान कौशल? तो इनमें से जो प्रयोग किया जाता है वो है पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इससे कि टीचिंग को प्रभावी बनाया जा सकता है। 41 में देखिए क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तो तब वह किस कौशल से परिचित करवाता है? प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, प्रस्तावना कौशल या प्रश्न क्रम कौशल? तो सबसे पहला होता है प्रस्तावना कौशल, जब नया पाठ आरंभ करते हैं तो प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, क्वेश्चन नंबर 42 सामने आ चुका है आपके, देखिए इनका आंसर करना है। तथ्य, सिद्धांत और अन्य विषयगत संबंधों का स्पष्टीकरण जिससे कि शिक्षक और छात्रों को सुनाना व समझना चाहता है, किस कौशल की अभिव्यक्ति है? तो तथ्यों सिद्धांतों को सुनाना कौन से कौशल के द्वारा होता है? व्याख्यान विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, जहां अनुक्रिया शाब्दिक न होकर सांकेतिक हो तो तब उसमें क्या होगा? जब अनुक्रिया शाब्दिक न होकर सांकेतिक हो तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक पुनर्बलन। अशाब्दिक, शाब्दिक नहीं तो अशाब्दिक हो जाएगी। पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं? 44 में पूछा रीइंफोर्समेंट कितने टाइप का होता है? तो पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, या शाब्दिक अशाब्दिक, ऐसे 2 प्रकार पे बांट सकते हैं और 2 में भी 2 प्रकार होते हैं। तो किसी भी तरह से आप उनको कहो, धनात्मक या ऋणात्मक कहो, ये शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन कहें। उद्दीपन कौशल के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उद्दीपन कौशल के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा शारीरिक रचना और हाव भाव, यानी कि दोनों, तो सी ऑप्शन है, दोनों हैं। दृष्टांत कौशल कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टांत कौशल 2 प्रकार के होते हैं, राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, प्रस्तावना कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल क्या है? शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाए जाने वाले पाठों को छात्रों से अवगत कराना, या छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध होना, या प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता होना। तो इसमें क्या हो जाएगा? छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ से छात्रों को अवगत कराना, उसी को प्रस्तावना कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि प्रस्तावना कौशल के प्रमुख घटक कौन से हैं? प्रस्तावना कौशल के प्रमुख घटक कौन हैं? प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होना, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध करना, या छात्रों में श्रृंखलाबद्धता होना और छात्रों की
पढ़ाई में रुचि होना, या छात्रों की पूर्व ज्ञान व पढ़ाई में रुचि होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होना और छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध कराना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रस्तावना कौशल की। प्रस्तावना कौशल का सबसे इम्पोर्टेंट घटक ये है। व्याख्या कौशल क्या है? व्याख्यान कौशल में तथ्यों का स्पष्टीकरण, छात्रों को सुनने की समझ, सिद्धांतों का स्पष्टीकरण, या ये सभी। तो व्याख्या कौशल में आता है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न कौशल के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो प्रश्न कौशल के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं? प्रश्नों की संरचना और प्रक्रम। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्नों की संरचना और प्रक्रम दो प्रमुख घटक हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कौशल के हो गए। तो हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए जो कि शिक्षण कौशल से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। पिछला चैनल यूट्यूब ने हटा दिया है, मैंने शुरू में भी आपको बताया था। अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।